डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है फिजिक्स विद विवेक सर के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आरबीएसई 12th फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो को हम स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किया है इसको, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट चैनल है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो से रिलेटेड स्टडी नोट्स का हैंड रिटन कॉपी आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, तो ये स्टूडेंट्स वहाँ से ये जो भी नोट्स हैं इनको अपने कॉपी में नोटबुक में उतार लें, इनको अपने सामने रख लें जैसा कि यहाँ पे रखा गया है। राइट, इस वीडियो में कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक कर लें, दोबारा सुन लें। मैं एक पर्टिकुलर फैक्ट को या पर्टिकुलर टॉपिक को सिर्फ एक बार ही समझाऊंगा, एक बार ही बोलूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं बोल सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। पहला टॉपिक है चालक, कंडक्टर। तो चालक क्या होता है आपको पता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो चालक क्या होता है, एक सिंपल सी बात ये है, हम सभी जानते हैं कि चालक क्या होता है, जो आवेशों का जिसमें फ्लो हो सकता है। चालक वे होते हैं जिनमें आवेशों का फ्लो हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिनके अंदर मूवेबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है, सिंपल सी चीज़ है कि वे पदार्थ जिनमें लिखा गया है यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर आवेश का फ्लो होगा तो विद्युत धारा, ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो इसे हम चालक कहते हैं। क्लियर है। उदाहरण आप देख सकते हैं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, सॉल्ट का जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो अम्ल, क्षार। ये मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर भी चालक है, पृथ्वी भी चालक है। राइट, चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, लिखा गया। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी भी आपको पता है, विद्युत रोधी क्या चीज़ होती है, जिसमें चालन पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी जिसमें आवेश का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक अंतर बताता हूँ चालक और कुचालक में, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए एक मटेरियल है ये, राइट, मैंने इस पे कुछ चार्ज दिया, कुछ मान लो सपोज करो कुछ चार्ज प्लस पॉजिटिव आवेश मैंने इस पे रखे। तो ये मान लो मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है चार्जेस। राइट, जब मैं चार्जेस रखकर हाथ हटाऊंगा तो आपको क्या लगता है, ये यहीं पे रहेगा? नहीं, ये पूरे जो भी इस पे है, इस पे एक समान रूप से पूरे सरफेस पे, अंदर नहीं होता है, पूरे सरफेस पे ये चार्ज अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये होता है चालक। फिजिक्स के संदर्भ में आप इस बात को समझिए। जबकि अगर ये कुचालक होता, ये जो मटेरियल है अगर कुचालक होता तो ये जहां मैंने दिया होता बस वहीं रह जाता। ये समझ में आ गया होगा आपको। चालक कुचालक में बेसिक डिफरेंस यही है। मतलब चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके सरफेस पे, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर ये गोला है, अगर इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो ये इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर नहीं होता। अंदर किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होती है। किसी भी चालक के अंदर क्यों 0 होती है? क्योंकि किसी भी चालक के अंदर विद्युत आवेश होता ही नहीं है, एक्सिस्ट नहीं करता है। जबकि कुचालक में ऐसा नहीं है। कुचालक में अगर आपने अंदर रखा है तो अंदर यहाँ रखा है तो यहीं रहेगा। चालक में अगर आपने अंदर रखा है और अगर ये चालक है तो ये सरफेस पे आ जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, तो ये एक अच्छा सा डिफरेंस है, इसको ही याद रखना आपको चालक कुचालक में बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट है मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। देखिए, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सभी को पता है। ये कक्षाएं होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, सपोज करिए किसी पर्टिकुलर एटम के लिए बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बनाया गया है स्ट्रक्चर ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये आउटर मोस्ट सेल में है। तो बाहर से कुछ एनर्जी, कुछ भी किसी भी प्रकार से इसको अगर एनर्जी मिलती है तो ये पॉसिबल है कि ये बाहर आ सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ये जिस भी पदार्थ का
मॉलिक्यूल का ये एटम है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें कैपेबिलिटी होती है बाहर आने की। एटम, अपने जो एटम है उसमें से ये जो आउटर मोस्ट सेल है वो फ्री हो सकता है। तो मतलब न्यूक्लियस ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। तो न्यूक्लियस जो वंडर वाल फोर्स होता है, जो अंदर की ओर इसको जो कूलाम फोर्स होता है, जिससे ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये फोर्स अगर क्या होगा, वीक होगा कंपेरेबल, जो एज कंपेयर में, मतलब कंपैरिजन में अगर वो वीक होगा तो फिर वो जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी पाकर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फिनोमेना होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वही जो जो पदार्थ होते हैं, वही पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चालक होते हैं, मतलब उनमें ये फिनोमेना पॉसिबल है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है अंदर की ओर, ये फोर्स वीक नहीं होता बल्कि क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो कैसी भी एनर्जी आ जाए, वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी आ जाए तब भी वो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करा सकता है। तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब किसी भी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। ठीक है। अब एक होता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, तो ये कुचालक और परावैद्युत पदार्थ क्या है, वैसे जनरली हम लोग कह देते हैं कि कुचालक को ही हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, पर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी डिस्कस करूंगा मैं उसको, है ना, बहुत माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस अभी करेंगे। हाँ, तो फिलहाल हम अभी डिस्कस कर रहे थे मुक्त आवेश एवं बद्ध आवेश। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं वो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आ सकते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर केस में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वो बाहर आ सकते हैं। तो कंडक्टर के केस में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही जो आवेश कंस्टिट्यूट करेंगे उनको हम लोग कहेंगे क्या, फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो चालक के केस में ही ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आउटर मोस्ट सेल में नहीं है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले सेल में है, जो इनर सेल्स में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं आते हैं, बल्कि जो कि ज़्यादा जो सेल, वैसे इलेक्ट्रॉन जो उस सेल में हो, जो सेल न्यूक्लियस के नज़दीक में हो, काफ़ी नज़दीक में हो, तो वहाँ पे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस केस में तो वो बाहर कभी आएंगे ही नहीं। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बाहर नहीं आते हैं, वो क्या हो गए, बाउंडेड हो गए, मतलब बाहर नहीं आ सकते हैं। तो आपने समझ लिया बद्ध आवेश क्या होता है। देखो सिंपल सी बात क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि ये फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कंस्टिट्यूट करता है, प्रोटॉन नहीं करता। हालांकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो चार्जेज हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया इसको कि जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। दोनों का ही कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल में आ जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया। और अगर किसी पर्टिकुलर पदार्थ से, किसी पर्टिकुलर एटम से अगर इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का भी कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का जाना ही, इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का भी कारण जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन जनरली हम ऐसा, अगर हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्लस चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है और माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है और माइनस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया किसी मटेरियल में तो मटेरियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्जेस का एकमात्र जो चार्जेस कंस्टिट्यूट करता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया है पहले चैप्टर में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड चार्जेस किसे कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, फ्री चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो कि बाहर आ सकते हैं, राइट, बाहर आ सकते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर मटेरियल में
एक्चुअली आगे चल के इसको हम पढ़ाएंगे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो ये फ्री, इसको हम कहते हैं कि फ्री हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो ये कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉनों में ये कैपेबिलिटी होती है उन्हें तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जिनमें ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, कुछ भी एनर्जी दे दे, कुछ भी कर दें हम, मतलब गैप जो होता है इन दोनों के बीच का, ये आगे पढ़ाएंगे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये तो बहुत ही छोटे से पॉइंट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है, और इनके बारे में हमें जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि नोट्स में देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। किसी पदार्थ के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में स्थित ये इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक आकर्षण बल प्रबल होता है, आंतरिक, आपने देखा, ध्यान से देखा, आंतरिक, राइट, आंतरिक यानी अंदर वाले जो कक्षाएं हैं उनमें इनर सेल्स जो, और प्रबल होता है, ऑब्वियसली इनर में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स नज़दीक होगा, वो तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, तो उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। धात्विक चालकों में है ना, ऐसा किन में होता है, कुछ चालकों में ज़्यादा होता है ऐसा, राइट, चालकों में भी होते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते। ये भी हम लोग अब यहाँ से चालक और कुचालक में एक बात और कह सकते हैं कि चालक क्या होते हैं बताइए, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और कुचालक क्या होते हैं इसमें, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम इसमें भी होते हैं, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं कुचालक पदार्थों में, और चालक में क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आदर्श रूप में अगर बात करें हम, तो आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, अनंत होते हैं, अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और यहीं से हम लोग बात कर लेते हैं हाफ, यानी अर्धचालक की, सेमी कंडक्टर की, राइट। तो अर्धचालक में क्या होते हैं कि अर्धचालक में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने कम भी नहीं होते हैं, मतलब नगण्य भी नहीं होते हैं, और इनफाइनाइट भी नहीं होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमी कंडक्टर आर मोर देन डेट ऑफ इंसुलेटर्स एंड लेस देन डेट ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर से कम होते हैं, और जो इंसुलेटर्स हैं यानी कुचालक हैं उनसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। अगर सिंपल सी इन टर्म्स ऑफ बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, तो मैंने बताया इनफाइनाइट होते हैं किनमें, चालकों में। ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट होते हैं वो क्या होते हैं, चालक। जिनमें नेग्लिजिबल होते हैं, होते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, कुचालक। और जिनमें नेग्लिजिबल तो नहीं होते हैं, मतलब कुचालकों की तुलना में ज़्यादा होते हैं और चालकों की तुलना में थोड़े कम होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे इनकी डेफिनेशंस हो गई। वैसे वैलेंस और कंडक्शन बैंड थ्योरी के आधार पर, वैलेंस बैंड थ्योरी और कंडक्शन बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी है, उस आधार पर भी इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, वैलेंस बैंड एक्चुअली लोअर एनर्जी लेवल होता है। लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है, इसको आगे बताया जाएगा। तो वैलेंस बैंड जो है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, और कंडक्शन बैंड हाइयर एनर्जी लेवल होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली बाउंडेड होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन इनमें वैलेंस बैंड में होंगे तो वो क्या होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाकर चले जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, हाइयर एनर्जी लेवल में, मान लो सपोज करो ये 2 जूल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं इसको, बट एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 2 जूल सपोज करो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो वो किस में है, वो है वैलेंस बैंड में, राइट। तो वो इस सभी कौन सी स्टेट में, बाउंडेड स्टेट में है। और ये गैप है मान लो सपोज करो 3 जूल का है, तो कम से कम 3 जूल या 3 जूल से ज़्यादा जब देंगे इसको, तब ये जाके ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा। तो अब इसके पास एनर्जी, इसकी हाइयर एनर्जी लेवल हो गई, अब इसके पास एनर्जी 5 जूल से ज़्यादा हो गई, राइट। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। और जब ये इस एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड में था तो क्या कहलाता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। तो हाँ, इन तीनों की डेफिनेशन अब देखिए बैंड थ्योरी के आधार पे क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर इनके बीच ये जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप, इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल अंग्रेजी में कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी एनर्जी का जो गैप है इन दोनों के बीच का, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, अगर वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम, यानी नेग्लिजिबल, यानी वैलेंस बैंड ये है और जस्ट इसके ऊपर ही कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का एनर्जी गैप जो है वो है ही नहीं, बहुत कम है, तो वो क्या हो जाता है, चालक होता है। ऐसे मटेरियल जिनमें ये ऐसी स्थिति हो।
और अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, राइट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के लगभग वो होते हैं इसके गैप। तो काफ़ी ज़्यादा अगर इसमें एनर्जी गैप है तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। और अगर ये एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम नहीं है, इतना भी कम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इसके आसपास, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी थोड़ा सा कम, तो अगर इस इतना एनर्जी गैप है तो फिर वो किस में आ जाता है, सेमी कंडक्टर्स में आ जाते हैं। यानी बैंड थ्योरी के आधार पर हमने एक डेफिनेशन देखा यहाँ पे कि चालक क्या होते हैं जिनमें एनर्जी गैप नेग्लिजिबल होता है, कुचालक क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी गैप होता है, और अर्धचालकों में सेमी होता है। यानी ऑब्वियस ही बात है, चालकों की तुलना में एनर्जी गैप ज़्यादा होती है और कुचालकों की तुलना में एनर्जी गैप कम होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट चल रहा था अपना, धात्विक चालक पदार्थों के परमाणु को बाह्यतम कक्षा संयोजी स्तर, जो बाह्यतम कक्षा उसको संयोजी स्तर कहते हैं, वैलेंस स्टेज होता है वो, वैलेंसी भी कहते हैं हम लोग, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वैलेंसी कहते हैं, उसको संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है। देखा आपने, यहाँ पे तो प्रबल था और यहाँ पे क्या है, दुर्बल है इस केस में। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं। मैंने काफ़ी बार इसको रिपीट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, और ये अर्धचालक वाली डेफिनेशन है। अब बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण क्या है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि मैं अभी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए कि कुचालक, ये कुचालक लिखा हुआ है और ये परावैद्युत पदार्थ। मैंने एक परावैद्युत पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जनरली इन दोनों को हम लोग हम लोग क्या जनरली सेम मानते हैं, कुचालक और परावैद्युत पदार्थ को जनरली एक जैसा मान लेते हैं, बट एक्चुअली इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, देखिए यहाँ, चलिए मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, कुचालक को क्या होता है ना, कुचालक एक तरीके से आप समझ लीजिए जिद्दी होते हैं। कुचालक पदार्थ होते हैं जो जिद्दी होते हैं, है ना, जैसे वुडन आप कंसीडर कर सकते हो। मतलब इनसे आप कंडक्शन नहीं करवा सकते किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में आप कंडक्शन, मतलब कंडक्शन यानी चालन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उससे उसके फलस्वरूप विद्युत धारा, राइट, करंट, मतलब करंट फ्लो इसमें नहीं करवा सकते किसी भी स्थिति में, है ना। जो रियल बिल्कुल 100% जो कुचालक होते हैं, जो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, वो कभी भी किसी भी स्थिति में कंडक्शन नहीं करेंगे। जबकि बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ की, तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं, यानी इनको डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना। इनको तो इंसुलेटर कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक भी वैसे कुचालक ही होता है, मतलब ये भी कंडक्शन नहीं करते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेग्लिजिबल होती है और ये सारी चीज़ें इसमें होती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, और ये विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करिए ये है डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ, ऐसे तो ये नहीं कर रहा कुछ भी, है ना, चालन नहीं कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं पदार्थों में, पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, चालक कुचालक कोई, इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इसमें क्या है, बाउंडेड हैं, यानी ये बिल्कुल कुचालक की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर ये एक्चुअली में कुचालक नहीं बल्कि परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस है ये, तो अगर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई करें हम लोग, एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, है ना, तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है शुरुआती चैप्टर्स में, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो फोर्स लगाता है चार्ज पे, कितना, F = QE, ये हमने पढ़ रखा है। तो यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, भले से वो किस स्टेट में है, वो स्टेट है बाउंडेड स्टेट में, लेकिन उन पे ये फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फोर्स लगा, कितना लगाएगा, F = QE, ये रहा। यानी F कितना, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को छोड़ दें, तो E और E इतना, क्योंकि Q क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, E होता है। अगर ज़्यादा है, मान लो सपोज करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है, तो टोटल चार्ज Q का मान क्या हो जाएगा, Q = जो क्वांटीकरण में हमने बताया था, क्वांटीकरण जो होते हैं चार्ज के, तो Q = NE, तो टोटल जो फोर्स लगेगा इस पर लगेगा NEE। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स के कारण क्या होता है ना कि इसमें डेवलप हो जाता है कौन सा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में
विशेष परिस्थिति क्या है बताया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होते हैं कि ये पदार्थ जो होते हैं यानी परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चालन का जो गुण है, कंडक्शन का जो गुण है वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इसमें अवेलेबल थोड़े बहुत होने लग जाते हैं। तो यही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, परावैद्युत पदार्थ और किसमें, कुचालकों में। कुचालक एक तरह से जिद्दी होते हैं भाई, नहीं मानते हैं ये बिल्कुल भी, लेकिन परावैद्युत पदार्थ कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, तो ये तो कुचालक हो गए। लेकिन यहाँ पे एक देखिए लाइन लिखा गया है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र, जैसा मैंने बताया आपको है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, राइट, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में एबोनाइट, मोम, कागज, अब्रक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक्स में कंसीडर किए जाते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स का भी काफ़ी उपयोग है, हम जो कैपेसिटर्स के जो चैप्टर्स हैं, कैपेसिटर यानी धारिता वाला, आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो इसकी, जैसे ये कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं इसको, पीपीसी है ना, समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर लेते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज कंसीडर। तो अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, निर्वात है या फिर हवा है, तो इसकी जो धारिता होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग ये जो डाइलेक्ट्रिक जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, जैसे अभी एग्जांपल्स बताए गए, क्या एबोनाइट, मोम, कागज, अब्रक, तेल आदि, इनमें से कुछ पदार्थ अगर हम इसके बीच में फिल करते हैं इसमें, जैसे सपोज करो एबोनाइट भर दिया इसमें, तो इससे क्या होगा कि इसकी कैपेसिटेंस जो होती है ना, वो कैपेसिटेंस क्या कहते हैं उसको, धारिता, तो कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की क्या होती है, वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, हम लोग ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। फ़ैन में भी कैपेसिटर यूज होता है, तो और बहुत जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में यूज़ करते हैं हम लोग कैपेसिटर्स को। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है, धारिता होती है, हम चाहते हैं ज़्यादा हो, और इसके लिए डाइलेक्ट्रिक्स फिल किए जाते हैं। और कैसे ये होता है, कैसे इसकी ये चीज़ें बढ़ जाती है, वोल्टेज कैसे कम होता है और कैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ऐसा करने से, इसको आगे डिस्कस किया जाएगा काफ़ी डिटेल में, राइट। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझ सके कि डाइलेक्ट्रिक का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सबस्टांसेस के भी इंपॉर्टेंस हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक जो सबस्टांसेस उनका कोई उपयोग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग इनके भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं यानी डाइलेक्ट्रिक, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इनमें सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए ध्रुवीय जो होते हैं ना, सपोज करिए H2O को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो देखिए H2O का कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है 108 डिग्री के अप्रोक्स इसका कुछ एंगल होता है, मतलब लीनियर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि OH, ऐसा नहीं होता स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इसमें लीनियरिटी नहीं है, नॉन लीनियर है, यानी एंगुलर है, ध्रुवीय है, तो ये एक डायपोल बनेगा, समझिए यहाँ 2- है और यहाँ +1 और +1 है। तो अगर 2- को हम लोग ऐसे कंसीडर करें कि 1- इसको दे दें और 1- इसको अलग से इस साइड में दें, तो एक डायपोल इधर बना, एक डायपोल इधर बना, तो ये दो डायपोल एक तरीके से बन रहा है। और डायपोल आपको पता है ना कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम लोग के सिस्टम को क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कुछ मोमेंट, डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में मिलेगा और कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा मतलब डायपोल मोमेंट का, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ नेट जो है मोमेंट हमें मिल रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा पोलर हो गया। पोलर यानी हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय। देखिए लिखा गया है, हम थोड़ा इसको जल्दी करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश, ऋणावेश, केंद्र, वितरण, संपाती, संपाती ये आप याद रखें, संपाती न होकर, संपाती न होकर मतलब लीनियर नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। और इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का स्थातीय नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो तो होगा ही है, मैंने आपको बताया कि नेट आघूर्ण, नेट मोमेंट इसमें मिलेगा। जैसे अगर ये लीनियर होता तो क्या होता, ध्यान दीजिए,
यहाँ पे मैंने कहा 2 माइनस है, राइट, ऑक्सीजन पे, तो एक माइनस इधर एक माइनस इधर, और ये +1 है और ये +1 है, तो एक डायपोल इधर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, एक डायपोल इधर कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करिए इधर डायपोल कुछ P1 है और इधर P2 है, तो सब सारी चीज़ें सेम है, +1 -1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब चीज़ें सेम है, तो P1 और P2 एक्चुअली में परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इसका मोमेंट किधर हो गया, माइनस से प्लस इधर की तरफ, और माइनस से प्लस होता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, है ना, बताई गया है, पहले चैप्टर में बताया गया है। डायपोल मोमेंट, डायपोल ये क्या होता है, डायपोल क्या होता है, +Q और -Q के सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, निकाय को क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं, और इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं मोमेंट के रूप में ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसकी दिशा क्या होती है, -Q से +Q और होती है, ये चीज़ें आपको पता है। तो इधर जो आघूर्ण होगा और इधर जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति में होता, ऐसा होता नहीं है, मैंने बताया ऐसा होता है रियलिटी में, लेकिन अगर ऐसा होता तो नेट मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो फिर वो पोलर नहीं कहलाता, वो क्या क्या कहलाता, नॉन पोलर कहलाता। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है, सिंपल सी बात है, नेट मोमेंट मिलता है, और ऐसा तभी मिलेगा जब एंगुलर पोजीशन में हो। एंगुलर पोजीशन में हो मतलब लीनियर न हो, याद रखिए, संपाती न होकर, और यहाँ पे याद रखिए नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया गया है काफ़ी डिटेल में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये परावैद्युत पदार्थ है एक, और ये जो दिख रहे हैं इस पदार्थ के ढेर सारे जो अणु होते हैं उनको दर्शाया गया है, और इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसलिए दर्शाया गया है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों दर्शाया गया। देखिए ये एक्चुअली अणु तो है लेकिन व्यवहार कर रहे हैं एक डायपोल की तरह, विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ध्रुवीय पदार्थ में क्या होता है कि एंगुलर पोजीशन होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो एंगुलर होती है, लीनियर नहीं होती है, यानी इसलिए इसमें क्या होता है कि जैसे एक मोमेंट इधर है एक मोमेंट इधर है, तो इसलिए नेट मोमेंट इसमें मिलता है। बताया गया था अभी कि ध्रुवीय पदार्थ का क्या होता है, ध्रुवीय पदार्थ में एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो अगर ये नेट डायपोल मोमेंट होता है, ये एक पर्टिकुलर H2O के एक पर्टिकुलर अणु को यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाया गया था, यानी जो अणु है इस अणु में क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, यानी ये अणु जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक डायपोल की तरह कर रहा है। तो जिसे हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, -Q + Q एक डायपोल होता है। तो ये सिलेंड्रिकल इस तरीके से रॉड के फॉर्म में हम लोग दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो ये समझिए आप। देखिए ये एक परावैद्युत पदार्थ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पदार्थ का नेट मोमेंट क्या है तो आप क्या बताएंगे, 0 बताना होगा आपको। पूरे पदार्थ का नेट मोमेंट, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ध्रुवीय पदार्थ में नेट मोमेंट होता है, ध्रुवीय पदार्थ में नहीं होता, ध्रुवीय पदार्थ के एक अणु में नेट मोमेंट होता है। पूरे ध्रुवीय पदार्थ का जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन यानी जब तक इसको एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था, ये यहाँ लिखा गया, यानी ये अनुपस्थिति की कंडीशन है, यानी नॉर्मल कंडीशन है, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया तब की कंडीशन है। तब क्या होगा कि इसका जो नेट मोमेंट होगा वो 0 होगा, नेट मोमेंट तब क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, इस पर्टिकुलर का तो एक मोमेंट होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन इसको कैंसल आउट करने वाला इसी पदार्थ में कोई ना कोई अणु होगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इस अणु को देखिए, तो इसमें क्या है, नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी इसके मोमेंट को ये कैंसिल करेगा। इसी तरीके से किसी इसका मोमेंट इधर है तो कोई होगा इसमें, अभी इसमें नहीं दर्शाया गया लेकिन ढेर सारे अणु हैं, तो इसमें कोई होगा जो इस वाले को इसके मोमेंट को भी कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से औसतन इस पूरे मटेरियल का जो होता है मोमेंट वो क्या लेते हैं, 0 इन केस ऑफ एब्सेंस। किसका एब्सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ऐसा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायपोल को अपने डायरेक्शन में मूव कर लेता है, यानी जो भी जिस भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो सबको अपने डायरेक्शन में, अपनी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर की डायरेक्शन में है, तो सारे के सारे जो अणु हैं जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं वो सारे के सारे किधर हो जाएंगे, उनका जो मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हो जाएगा। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाता है और उस टॉर्क के कारण डायपोल जो है वो घूम जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब क्या होगा इसका, तो उपस्थिति की बात यहाँ पे हो रही है, तो उपस्थिति में क्या होगा, नेट मोमेंट होगा।
तो ये क्या था, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। आपको पता है परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन बताई गई थी कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसे पदार्थ कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाता है तब की बात है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये कैसा बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ, मतलब इनमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए मोमेंट आ जा रहा है। अब बात करते हैं ध्रुवीय। जो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको बताया गया था अभी कि यहाँ बताया गया था, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया गया था कि अगर जैसे H2O का ये है, तो H2O का अगर संरचना जो है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होता, अगर लीनियर होता तो उस केस में इसका मोमेंट इधर और इधर कैंसिल हो रहा था तो जीरो होता, उस केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर। यानी एंगुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको ध्रुवीय कहते हैं क्योंकि इसमें नेट मोमेंट मिलता है। लेकिन अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर में होगा कोई अणु, अगर कोई अणु, जैसे एक्चुअली में ऐसा H2O का होता नहीं है, ये तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता तो, है ना, तो होता किस में, CO2 में ऐसा होता है, ठीक है। CO2 में आप यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O +4 और -2 इसको +2 और +2 कंसीडर करके एक मोमेंट इधर और एक मोमेंट इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, 180 डिग्री एंगल होता है इसका, 180 डिग्री एंगल होता है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर नहीं होता है। तो इसमें नेट मोमेंट क्या होगा, इसमें नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अध्रुवीय सबस्टांसेस हो गए, ठीक है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ये कहलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और क्योंकि परावैद्युत पदार्थ है, ये देखिए एग्जांपल्स में और भी दिए गए हैं, H2 CO2 N2 O2, और यहाँ लिखा गया वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश ऋणावेश वितरण के एक ही बिंदु पर होगा अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें नेट मोमेंट यहाँ पे देखिए, नेट विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण भी शून्य होती है, जबकि उसमें नहीं होती है, जबकि इसमें होती है। ध्रुवीय में नेट विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य नहीं होती, किसकी, एक पर्टिकुलर अणु की। और टोटल पदार्थ की क्या होती है, जीरो होती है इन केस ऑफ एब्सेंस। अगर एब्सेंस होगा तो, अगर प्रेजेंस होगा तब तो क्या होगा, उसमें मोमेंट आना ही आना है। प्रेजेंस होगा तो यहाँ भी मोमेंट आएगा, राइट, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ तो है ही ये, तो परावैद्युत पदार्थ है तो प्रेजेंस जब होता है तो इसमें भी क्या होता है, नेट मोमेंट आ जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे सर्कल में दर्शाया गया है, यानी नेट मोमेंट पहले से अवेलेबल नहीं है अणुओं के पास, नेट मोमेंट पहले से जीरो हो रखा है, अनुपस्थिति में नेट मोमेंट जीरो है, और लेकिन उपस्थिति में आने के बाद इस तरीके से ऐसा व्यवस्था हो जाती है और उपस्थिति में यहाँ पे नेट मोमेंट मिल जाता है। तो ये था ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ में डिफरेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एक बार मैं वापस से समराइज़ कर रहा हूँ, आज हमने इस आधे घंटे, लगभग आधे घंटे के वीडियो में क्या क्या सीखा। तो हमने स्टार्ट किया था चालक, कुचालक और अर्धचालक के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने इंसुलेटर और जो कंडक्टर्स होते हैं यानी चालक कुचालक में जो बेसिक डिफरेंस है, ये एक जो फैक्ट बताया था मैंने कि चार्जेस अपन देते हैं चालक को तो वो क्या करता है, अपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, लेकिन कुचालकों में ऐसा नहीं होता है, हम जहाँ देंगे वहीं रहता है। तो इस चीज़ को हमने सीखा बैंड थ्योरी के आधार पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को सीखा हमने। कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा सा हमने बताया। स्पेशल एक जो बात इंपॉर्टेंट था वो था कि कुचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। क्या बताया था मैंने, कुचालक बिल्कुल जिद्दी किस्म के होते हैं, ये चालन कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में ये क्या करते हैं, चालन करते हैं, इसलिए ये विशेष होते हैं और इसलिए हम लोग कैपेसिटर में इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम फिल करते हैं ना कैपेसिटर में जब हम क्या डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अणु की बात करें तो वो क्या होता है, उसमें नेट मोमेंट होता है, जबकि एक पर्टिकुलर अणु की बात करें अध्रुवीय में तो उसमें क्या होता है, नेट मोमेंट नहीं होता, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, उसमें लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ CO2 में आप देख सकते हैं, H2O में नॉन लीनियर होती है, इसलिए ये ध्रुवीय होता है और वो क्या होता है, अध्रुवीय होता है। और ये दोनों के दोनों जब प्रेजेंस में आते हैं किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या करते हैं, कंडक्शन मतलब स्टार्ट कर देते हैं, यानी नेट मोमेंट उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ों को हमने आज सीखा है। प्लस में कुछ चार्जेस के बारे में बताया कि चार्जेज का जो भी कोई सा भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, उसका जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही उसका एकमात्र कारण होता है। तो इस चीज़ को हमने समझा। ये भी सीखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, तो F = QE लगाता है, ठीक है। Q = NE, ये जो क्वांटीकरण होता है चार्ज का, क्वांटीकरण होता है, टोटल चार्जेस ज्ञात करते हैं इससे। फिर एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल को क्या करता है,
अपनी डायरेक्शन में मूव कर लेता है। यानी हम एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो डायपोल का जो मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स हमने आज की क्लास में सीखा और इसके अलावा छोटी मोटी कुछ और बातें हैं और बाकी जो भी लेक्चर हैं, जो भी आगे की जो कंटिन्यू जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे एक छोटी सी अपील है। आप समझ गए होंगे किस अपील की बात कर रहा हूँ मैं। वही अपील जो सभी यूट्यूबर्स करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें और पॉसिबल हो तो बेल आइकन भी दबा लीजिए। कोरोना के इस संकट घड़ी में स्टडी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने और इस पे वीडियो के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स और बाकी यूट्यूब के जो जनरल व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म कुछ रेडी किया गया है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, धन्यवाद।